एक समाधान की ओर जाएंगे तो केवल ये देख लेंगे कि कौन सा आइडिया दिखने में बढ़िया है या उसकी फिजिबिलिटी भी चेक करेंगे कि कौन उसको लॉन्ग टर्म की लागत दे सकता है। बिल्कुल चेक करेंगे और इसीलिए देखते हैं कि 70 सालों से जब आप खुद बोल के जा रहे हैं कि भाई ये हम हद करने की कोशिश कर रहे हैं। 70 सालों से लगातार अरे मेरा प्रश्न बता नहीं, मैंने पूछा था कि क्या फिजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है तो 70 सालों से जब लगातार हनन हो रहा है तो फिजिबल साफ साफ दिख रहा है कि भाई अभी भी हमारे मानवाधिकार नहीं है, अभी हमारे बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं अभी भी फॉरेन एक्सटर्नल फोर्सेस को भी हैं, यानी फॉरेन एक्सटर्नल फोर्सेस को जिस एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं पीस कीपिंग फोर्सेस है। पीस कीपिंग फोर्सेस का काम भी अपना ठीक है। अगला प्रश्न आप मुझे ये बताइए, पीस कीपिंग फोर्सेस को उतारने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी की आवश्यकता है। प्रश्न पूरा नहीं हुआ, सुन लीजिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब आप ये कह रहे हैं ऑलरेडी कि रशिया का एक धड़ा है जो ये कह रहा है कि हम उस वॉल के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, रशिया क्यों उसके अंदर उस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उस पीस कीपिंग के विचार को नष्ट नहीं कर देगा, बता दीजिए। वीटो क्यों नहीं कर देगा? ठीक है मानव, अब हम आपसे पहले एक बार बर्डन पे आते हैं। बर्डन क्या है अपने आप में कि हम नागरिक हैं, हम समर्थन कर रहे हैं कि भाई पीस अरे जो चीज फिजिबल नहीं है उसका समर्थन कैसे कर देंगे? यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को उतारना संभव ही नहीं, उसका समर्थन कैसे कर देंगे आप? भाई आपको समझना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं पीस कीपिंग फोर्सेस क्या फिर यूएन की, अरे पॉसिबल ही नहीं। मैं कह रहा हूं यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के मंजूरी के उतार पाना पॉसिबल ही नहीं है। कैसे उतार देंगे, कैसे समर्थन दे देंगे? पॉसिबल है क्योंकि कैसे पॉसिबल बताइए, कौन सा मैकेनिज्म है? मुझे बताने देंगे तो मैं बताऊंगा। कौन सा मैकेनिज्म बता? अगर हम यूएन के अंदर मांग रखेंगे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के, अगर हम खुद समर्थन करेंगे हमें पीस कीपिंग फोर्सेस चाहिए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, हम सुडानी नागरिक हम समझते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये चीजें कैसे काम करती है। अब बताइए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो संभव ही नहीं है, आप कैसे उसको स्वीकृति देंगे? कैसे संभव नहीं है? क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रशिया के पास वीटो है, रशिया वीटो कर देगा, इसलिए संभव नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि रशिया वीटो नहीं करेगा। क्यों नहीं? अरे अभी तो आप कह रहे थे कि रशिया का जो इंसेंटिव है इसलिए, हाँ रशिया आप अभी इनकी डिबेट इस बात से शुरू हुई, आपकी डिबेट इस बात से शुरू हुई कि रशिया ऑलरेडी इस वॉर में इन्वॉल्व है। जब रशिया इस ऑलरेडी वॉर में इन्वॉल्व है, उसको इंसेंटिव है, अब वो वीटो क्यों नहीं करेगा, बता दीजिए। ठीक, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जब हम बात करें कि भाई हमें समर्थन करना है, किसका मतलब हम चाहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी चीज की रशिया समर्थन इसलिए करेगा अपने आप में क्योंकि जब हम सामने से रशिया को टारगेट करके बोल देंगे, यूएन में बोल देंगे भाई रशिया भी हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, तो रशिया को अपनी रशिया अपना वेस्टर्न इंटरेस्ट रशिया को अपने आइडियोलॉजिकल क्लैरिफिकेशन के लिए उस वीडियो को रोकना पड़ेगा। एक सेकंड मुझे बताइए, रशिया अपना वेस्टर्न इंटरेस्ट जो 50-60 सालों से चलता आ रहा है उसको आपके बोल देने मात्र से रोक देगा? बिल्कुल। अगर हम क्योंकि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, अगर हम यहाँ पर यूएन के ऊपर मांग उठाते हैं और रशिया पर आरोप लगाते हैं, अगर रशिया को ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस समझ में आ ही रहा है तो 50 साल से रशिया आपका दोहन क्यों कर रहा है, शोषण क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी तक आपने मांग नहीं रखी पीस कीपिंग फोर्सेस। अच्छा, मतलब 50 साल से लोग अपना शोषण सहते जा रहे थे, दोहन सहते जा रहे थे, इसलिए तो हम चाहते हैं कि वो मांग रखें पीस कीपिंग फोर्सेस, इसलिए तो हम समर्थन कर रहे हैं। मुझे बताइए 21वीं सदी में आप बैठे हुए हैं जी, 21वीं सदी में आप मुझे एक भी ऐसे उदाहरण दे दीजिए जहां पर फॉरेन इन्वेजन हुआ और वहां पर शांति स्थिरता, आप एक भी उदाहरण, छोटा से छोटा बड़े से बड़ा। फॉरेन इन्वेजन की मांग कौन कर रहा है? हम तो बात कर रहे हैं भाई हस्तक्षेप अपने आप में किस प्रकार का हो, हम तो प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं। प्रोटेक्शन हमारे देश में कर नहीं सकता। आप जिस इंटरनल कलेक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, आरएसएफ और एसएफ उसी का प्रोडक्ट है, वो हमें ही मार रहे हैं। हमें तो प्रोटेक्शन चाहिए उन्हीं से, हमारे इंटरनल कलेक्टिविज्म से, आपके सॉल्यूशन से, इसलिए हमें को पीस कीपिंग फोर्सेस चाहिए। जी वो देना जगह कि अंतिम प्रश्न अब होगा, ठीक? क्या सूडान में भुखमरी है? हाँ है। क्या वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं? नहीं है, अभी नहीं है, क्राइसिस चल रहा है। बिल्कुल। क्या वहाँ पे जो आम इंसान है वो एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल है? नहीं, बुद्धिजीवी नहीं, लेकिन आपने बेसिक चीजें समझते हैं। बेसिक, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या आम नागरिक जियो पॉलिटिकल सिनेरियो की एकदम हर एक कॉम्प्लेक्सिटी को समझता है? ठीक है, अगर जियो पॉलिटिकल सिनेरियो की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझ रहा होता तो डिबेट नहीं कर रहा होता, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, ठीक है। अगर प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है, अगर उसको जियो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की इतनी ज्यादा समझ होती तो आज तक कभी भी इंटरनल मतलब हल क्यों नहीं निकाल पा रहा है या किसी और इंसान के साथ बात क्यों नहीं कर पा रहा? तो फिर तो दूसरी पॉसिबिलिटी में बोल दूंगा कि आज तक फॉरेन इन्वेजन क्यों नहीं मांग लिया। ये तो डिबेट ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आज की स्थिति में वायबल हमारे लिए क्या है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि आज तक आंतरिक हल क्यों नहीं मांग लिया तो मैं आपको गलत पूछूंगा कि आप बाहरी हल क्यों नहीं मांग लिया, बाहरी हस्तक्षेप क्यों नहीं मांग लिया, तो ये भी कभी भी सवाल नहीं हो सकता। प्रश्न ये है कि पहले आप लेके जाते हैं एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं है, आपको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, ना आपके पास इंफॉर्मेशन है, ना आपके पास मीडिया है। ये आपका assumption है कि इंफॉर्मेशन नहीं है, मीडिया नहीं है। मेरा प्रश्न मैं पूछ लेती हूँ, एजुकेशन नहीं है मतलब आपके पास माध्यम नहीं है कहीं ना कहीं एजुकेशन अवेयरनेस को फैलाने के ऊपर, आपके पास मीडिया नहीं, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं, आपके पास एजुकेशनल सिस्टम आपका कमजोर है। उसके बाद आप बोलते हैं कि आपके पास जियो पॉलिटिकल पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि यूएस कैसे चल रही है, यूएनएससी कैसे चल रही है, वीटो पावर कैसे चल रही है। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? मैं बता देता हूँ।
अगर आपका भी असम्पशन ये है कि एजुकेशन नहीं है, तमाम चीजें नहीं है, तो अगर एजुकेशन नहीं है तो उनको ये भी नहीं पता कि हमारे लिए बाहरी हाल अच्छा होगा या आंतरिक हाल अच्छा होगा। एक सेकंड मैं बता देता हूँ। सर्वाइवल इंस्टीट्यूट के अंदर भी आपको बेसिक नॉलेज माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर सूडानी नागरिक को अंदर बेसिक नॉलेज नहीं मान रहे तो डिबेट हम सूडानी नागरिक का डिबेट ही नहीं कर सकते। तो आप ठीक है, डिबेट कहाँ बचा? आप बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं बेहतर क्या है। आप मुझे बताइए, हमें पता है बेहतर क्या है। ठीक है, पता है बेहतर क्या है। बेहतर ये कि आपको खाना चाहिए, आपको प्रोटेक्शन चाहिए सबसे पहले, बिल्कुल चाहिए। क्या करंट स्टेट के अंदर आपकी भुखमरी है? तो अरे एक सेकंड, हम ये कह रहे हैं कि करंट स्टेट के अंदर भुखमरी है, लेकिन उस स्थिति के अंदर आंतरिक हल नहीं हो रहा है। आंतरिक हल जब आएगा तो भुखमरी समाप्त। ठीक है, आंतरिक, ठीक है, मीडिएशन के थ्रू आएगा। मीडिएशन कौन करा रहा है? 70 साल से मीडिएशन कभी तक नहीं हुई है, मीडिएशन मांगेंगे। 2 मिनट, क्या आप क्या बहुत बढ़िया, सीधा क्वेश्चन, मीडिएशन कैसे? नहीं क्वेश्चन नहीं, पूछा उन्होंने कि कैसे मीडिएशन, क्वेश्चन नहीं, आपने खुद ने बोला। डिसाइड कर लीजिए मीडिएशन कैसे होगा। प्रश्न ये है कि मीडिएशन कैसे होगा। मैं बताता हूँ मीडिएशन कैसे होगा। हमारे पास गोल्ड और ऑयल जैसी चीजें हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज G20 और ब्रिक्स जैसे माध्यमों से ऊपर उठ रही है। ठीक है जी, मैं बताता हूँ। जो 70 सालों तक हेजेमनी पावर्स थी वो अपने आप में मेरे सूडान देश में कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन अब तीसरे वर्ल्ड की कंट्रीज का उदय हो रहा है। उनको गोल्ड चाहिए, उनको ऑयल चाहिए। वो क्या करेंगे कि मुझसे ऑयल खरीदने के लिए मीडिएशन को प्रस्तावित करेंगे, ताकि मीडिएशन करवाकर मेरे, आप मुझे बताइए, आप मुझे फायदा उसके, उनका भी फायदा उसके, उनको सस्ते दाम में ऑयल चाहिए, मुझे खरीदार मिल जाएगा, मेरा फायदा। मतलब बाहरी हस्तक्षेप तब भी हो रहे जब आप बाहर से नहीं, मध्यस्थता और हस्तक्षेप में अंतर होता है। आपने कोई अंतर स्थापित नहीं किया था, हमने बताया था हस्तक्षेप और मध्यस्थता में अंतर। आप मुझे बताइए, आप बोल रहे हैं कि एक कंट्री आपसे तेल खरीदेगी, आपके गोल्ड को खरीदेगी। अगर वो कंट्री आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हो उसके डायरेक्टली सिविल वॉर के थ्रू, तो क्यों खरीदेगी? मैं बताता हूँ। अंतिम प्रश्न था बहुत अच्छा। खरीदने में और कंट्रोल करने में अंतर होता है। जो अमेरिका ने वेनेजुएला में करना चाहा, वो कंट्रोल करना चाहा कि हम मादुरो को उठा लेते हैं, अपनी दुनिया को जो है हम उसके ऑयल फील्ड्स को कैप्चर कर लेंगे। ईरान को कैप्चर करना चाहा। ईरान अगर इंडिया अगर ईरान से ऑयल खरीदेगा तो कैप्चर नहीं कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर रहा है, खरीदार बन रहा है। इंडिया जैसे जो देश है वो चाहेंगे कि मध्यस्थता हो, ताकि शांति स्थापित हो सके, ताकि ऑयल के खरीदार मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टली तो ये जो सुडानी फोर्सेस है दोनों डायरेक्टली हमला नहीं कर रही है, इनडायरेक्टली रूप से भले ही हो रहा है। दोनों हो रहा है, वो लॉजिकल चैलेंज है अपने आप। मुझे उदाहरण बता दीजिए कि कब डायरेक्टली आपको हमला किया गया? डायरेक्टली हुआ जब हम बात करें कि कैसे अपने आप में जब लोग हमला मतलब वेपन अटैक। एग्जैक्टली जब हम बात कर रहे हैं इन सारी फोर्सेस के बारे में, आरएसएफ और एसएएफ के बारे में, हम आपस में लड़ रही है, लोगों को टारगेट कर रही है। जब ये आपस में भी लड़ रहे हैं तो इनके कम्युनिटी में कौन लोग हैं? सूडान के नागरिक लोग हैं। एक सेकेंड, सूडान के नागरिक हैं। सूडान के नागरिकों पर अगर आपको हमला करना, अगर आपको अपना कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, अगर आपको अगर इन्फ्लुएंस जमाना है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझे उदाहरण दे दीजिए कि कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ इस दौरान या इस रीजन के अंदर। मैं ये बता रही हूँ कि अगर इनडायरेक्टली भी हानि पड़ रही है तब भी वो उसके डायरेक्ट इंपैक्ट्स तो है ना। एक्चुअली इंपैक्ट्स डायरेक्ट है, ठीक है, दोनों इंपैक्ट्स हो रहे हैं। अगर इनडायरेक्ट भी होता है उसके भी डायरेक्ट इंपैक्ट्स है। ठीक है, मैं मान गया। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, मतलब डायरेक्ट हानि, ठीक है, मैं अरे मान लिया मैं आपकी बात। अगला प्रश्न सुन लीजिए। अगला प्रश्न मेरा ये है कि जहां पर मैं देख रहा हूं कि आंतरिक डायरेक्टली मेरे ऊपर हमला नहीं किया जा रहा है, जबकि बाहरी फोर्सेस के अंदर मेरे पास एक अमेरिका जैसा उदाहरण है जो ईरान से युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका ईरान की लड़कियों के स्कूल पर 170 लड़कियों की बॉम्ब मारकर हत्या कर देता है। कौन सा मेरे लिए ज्यादा वायबल होगा? ठीक है, यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। मेरा जो प्रतिपक्ष है वो कभी प्रूफ नहीं करके जाते कि कैसे यूएन पीस कीपिंग फोर्स और यूएस की फोर्स अपने आप में दोनों। दूसरा फोर्सेस तो वायबल ही नहीं है। आप मुझे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की वायबिलिटी सिद्ध कर दीजिए, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। आप मुझे बता दीजिए कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस सूडान में कैसे उतर सकती है। मेरा आपसे भी ये प्रश्न है, उनसे भी ये प्रश्न है, बता दीजिए। बिल्कुल, अगर आपने स्पीच सुनी होती तो आप ये समझते कि कैसे हमने जब बोला कि ये नागरिकों का सदन है ना कि सरकार का सदन। इसका मतलब ये है, आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपके पास कैसे एकदम मैं उत्तर दे दूं, माननीय मैं उत्तर दे दूं, ठीक है। आप नागरिक हैं, सूडानी नागरिक हैं, इसका मतलब ये है आप ये देख रहे हैं कि आपके ऊपर स्ट्रगल्स क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर हानि कैसे हो रही है, आपके पास भुखमरी है, आपके पास महंगाई है, ये सब कुछ चीजें। मतलब आपके पास एक ऐसा मॉडल है जो 70 साल से आपको शोषित करते आया है। आपके पास एक ऐसा मॉडल है हस्तक्षेप का जो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। कहाँ पे आपको ज्यादा होप मिलेगी, कहाँ पे आप ज्यादा समर्थन करेंगे? एक ऐसे मॉडल जो अभी तक अप्लाई नहीं हो पाया। अच्छा, आपके जो वक्ता है दूसरे वक्ता, आपने एक्सेप्ट किया था कि अभी तक फॉरेन इंटरवेंशन हो रहा था और अब तक फॉरेन इंटरवेंशन चल रहा था, उसका क्या? तो उसका क्या मतलब? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि आप आपके जो वक्ता है, वक्ता का एक्सेप्ट किया था कि अभी तक फॉरेन इंटरवेंशन चल रहा था और अभी भी हो रहा है फॉरेन इंटरवेंशन। नहीं, अरे अगर फॉरेन इंटरवेंशन अभी हो रहा होता तो डिबेट थोड़ी होती। डिबेट में तो आप बात करें। नहीं, प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू हो रहा है। एक सेकंड, मैं क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ ताकि आप क्यों ना करें। जब हम फॉरेन इंटरवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, हमने बात की थी संदर्भित फॉरेन इंटरवेंशन, कि किस संदर्भ में फॉरेन इंटरवेंशन हो रहा है। एक संदर्भ इनके पैराडाइम में है जहाँ पे फॉरेन इंटरवेंशन क्या हो रहा है, ताकि आप अपने प्रॉक्सी कहीं ना कहीं आपके जो अपने आप में जो इंटरनल मोटिव्स है उनको प्रतिपादित कर पाए। यहाँ पे हमारा फॉरेन इंटरवेंशन किस लिए हो रहा है? ताकि आप पीस कीपिंग ला पाए। यूएस का अपने आप में इसका सबसे बड़ा इंसेंटिव यही है कि कैसे आप अपने आप को एक पीस कीपिंग
यूएस यूएन अपने आप में जो अपने आप में जो अलाइड पावर्स हैं, इनका अपने आप में जो प्रश्न पूछा जाता है इनकी तरफ से, वो यही है कि कैसे आप अपने आप को एक पूरा पीस कीपिंग का एक वर्ल्ड पावर दिखा पाए अपने आप में उसका इंसेंटिव ये पूरे अगर यूएस पीस कीपिंग का अपने वर्ल्ड को दिखा सकता है। अंतिम प्रश्न। ठीक धन्यवाद। जिसके पास छत नहीं है उसको छत चाहिए सर पे, जिसके पास कपड़े नहीं उसको कपड़े चाहिए, ठीक है। मतलब सबसे पहले वो खाना मांगेगा, अगर उसके ऊपर हमला हो तो प्रोटेक्शन मांगेगा। आप बोल रहे हैं इनडायरेक्टली हानि हो रही है, लेकिन हानि हो रही है मतलब कि उसको अपने आप में वो अनसेफ है, उसको सेफ्टी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताइए सेफ्टी के लिए अपने आप में एक फोर्स चाहिए उसको जो उसे बचा पाए, क्योंकि सामने फोर्सेस हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या दोनों फोर्सेस आपस में लड़ रही हैं? ठीक है। क्या दोनों फोर्सेस ने कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखा कि भाई नागरिकों की हानि ना हो? हाँ रखा है। तो फिर हम नहीं ध्यान रखा। अब आपने प्रश्न पूछा, 10 सेकंड लीजिए सही से। हाँ, लेकिन वो दोनों फोर्सेस आपस में लड़ रही है, लेकिन दोनों फोर्सेस नेशनलिज्म से डराई हुई है, यानी वो दोनों फोर्सेस बिल्कुल ठीक है, एक फोर्स का अटैक हो रहा है तो दूसरी फोर्स जाकर बचा रही है नागरिक को, ठीक है, नागरिक को कॉन्फिडेंस गेन करना है, बिल्कुल हमला हो रहा है, लेकिन नागरिक को हमेशा कॉन्फिडेंस गेन करना चाहती है। मतलब आप बोल रहे हो कि दोनों फोर्सेस कोशिश कर रही है बचाने की, है ना, लेकिन फिर भी हानि हो रही है। मतलब दोनों फिर भी इनकेपेबल है बचाने में, तभी हानि हो रही है थोड़ी बहुत। हाँ, बिल्कुल। मतलब कि इंटरनल कलेक्टिविज्म जो आपकी नेशनलिस्ट फोर्सेस है वो इनकेपेबल साबित हो गई बचाने में, तभी तो हानि हो रही है। हानि हो रही नहीं हो रही है? नहीं 10 सेकंड समझ लीजिए। देखिए इंटरनल कलेक्टिविज्म जो है, हम फोर्सेस का कलेक्टिविज्म की बात नहीं कर रहे, फोर्सेस में नेशनलिज्म ऑलरेडी है, हम नागरिकों के इंटरनल कलेक्टिविज्म की बात कर रहे हैं। फोर्सेस को फोर्स करके मीटिंग पार्टनर के थ्रू मीडिएशन स्थापित करेगा। अच्छा 70 साल से शोषण हो रहा है, 70 सालों से आपको सॉल्वेंसी पहले से भी हो रहा है जब बिल्कुल। उससे पहले भी आपको सॉल्वेंसी चाहिए थी, आपको सोल्यूशन चाहिए था, आपको खाना चाहिए था, पैसे चाहिए थे, सब कुछ चाहिए था। तब आपने जाके आपको नहीं लगता कि नागरिकों ने इंटरनल कलेक्टिविज्म का ट्राई किया होगा कि कैसे एकजुट आ पाए हम लोग, अगर हमें सॉल्वेंसी चाहिए, ट्राई किया होगा, ठीक है। आज शोषण हो रहा है, मतलब वो जो पूरा पहले का जो ट्रायल था आपका इंटरनल कलेक्टिविज्म का, वो फेल हो गया। ठीक है 10 सेकंड लीजिएगा। देखिए पहले इतना लार्ज स्केल पे और अच्छे स्पैन पे जो कलेक्टिविज्म था वो नेशनलिज्म 1970s के आसपास आया पाया था, जब कोलोनिज्म हट गया था इस देश से, जब ये देश आजाद हो पाया था। उसके बाद देश में थोड़ा कम पड़ गया क्योंकि दो पार्टीज अपने आप में कमजोर थी, आपस में आइडियोलॉजी लड़ने लगे। अब वापस हमें उसी स्पैन पे उसी लार्ज स्केल पे कलेक्टिविज्म को लाने की जरूरत है। मुझे देखिए एक आम नागरिक को अपने नेशनल वैल्यूज को होल्ड रखने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा पहले। क्या मतलब प्रश्न? उसको जीवित रहना जरूरी है उसका नेशनलिस्ट होने के लिए, ठीक है। मतलब कि अगर वो अपने नेशन को बड़ा बनाना चाहता है तो उसको एक सेंस ऑफ सेफ्टी चाहिए अपने नेशन के अंदर, ठीक है। एक चीज इसमें मेरा क्लैरिफिकेशन आपसे ये है कि वो मतलब नेशनलिस्ट की बात हो रही है, क्योंकि नेशनलिज्म तो है, नेशनलिस्ट इंसान तो है, वो अपने जान का इनका त्याग देगा लेकिन अपने देश को बचाएगा, जो नेशनलिस्ट आदमी होगा। नेशनलिज्म कौन सस्टेन कर रहा है? नेशनलिज्म कौन सस्टेन कर पा रहा है? यहाँ पर नेशनलिज्म तीन पार्टी सस्टेन कर रही है, जो दोनों फाइटिंग पार्टीज हैं और जो लोग हैं वो दो। और नागरिकों को दिख रहा है कि भाई तीनों जब ऐसे नेशनलिज्म को सस्टेन कर रही हैं कि वो नागरिकों को ही मार रहे हैं, उनकी नागरिकों की हानि हो रही है, तो क्या नागरिक उस नेशनलिज्म के अगेंस्ट टर्न नहीं होंगे? देखिए नागरिक जो है, नागरिक हमारे पैराडाइम में समझ रहे हैं कि किसी पार्टीज आपस में जो लड़ रही है उससे इनडायरेक्ट हार्म हमें हो रहा है। वो डायरेक्टली हमें आकर नहीं मार रही, डायरेक्टली हमारे घरों में घुसकर हमारे स्कूलों को बॉम्ब नहीं कर रही है। वो जो आपस में लड़ रही है उस आपस में थोड़ा बहुत हार्म हमें हो रहा है, जिसके लिए हमें उन्हें आपस की लड़ाई को सॉर्ट करना है। बस इतनी सी बात है। धन्यवाद।